हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से सभी लोगों का वेलकम है इस नए पार्ट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं तरह तरह के जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स में जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके थ्रू कोई भी एनिमल अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट, अब क्या है ये मेटाबॉलिक वेस्ट? जैसे हम लोगों ने कुछ खाया, अब अगर हम लोगों ने खाया है तो कार्बोहाइड्रेट खाया है, उसके अलावा फैट खाया है, प्रोटीन खाया है फूड के फॉर्म में। तो ये सब चीज जब हमने खाया है तो इसको हमने डाइजेस्ट भी किया। अब डाइजेस्ट करने के बाद हमने इसको एब्जॉर्ब किया, मतलब इंटेस्टाइन से जो सिंपल फॉर्म रहे होंगे, जैसे ग्लूकोज रहा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मोनोसेक्राइड्स में, अदर अदर जो मोनोसेक्राइड्स है वो रहे होंगे। इसके अलावा अमीनो एसिड्स रहे होंगे। ये सब जो है ना ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ होगा, विटामिन एब्जॉर्ब हुए होंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए होंगे। फिर इसका क्या हुआ होगा, यूजेस हुआ होगा, सेल तक पहुंचाया गया होगा और सेल ने इनका इस्तेमाल करके मेटाबॉलिज्म परफॉर्म किया होगा। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब सेल्स के द्वारा जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट बने होंगे या कुछ प्रोडक्ट बने होंगे और वो एक्सेस मात्रा में बन गया होगा। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल टू अस। कोई भी चीज अगर अत्यधिक हो जाएगा तो हमारे लिए खतरनाक है। जैसे तुम लोग अगर बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है ना। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हैजार्डस। तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर हमारे ब्लड में या बॉडी में ज्यादा बनने लग गया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो अब जरूरत है उन चीजों को बॉडी से एलिमिनेट करने का। तो एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। क्लियर है? अच्छा, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, इंजेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा विटामिन खा लिए, बहुत ज्यादा मिनरल्स खा लिए जितना हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भी उन सब चीजों को एलिमिनेट किया जाता है। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अच्छा, अगर हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो एयर को ब्रीथ इन करते हैं, और जब एयर ब्रीथ इन करते हैं तो लंग्स में हमारे जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है अल्वियोलाई के माध्यम से। और जब वो ब्लड में जाता है तो ब्लड से टिश्यूज में पहुंचता है और टिश्यूज से सेल्स में पहुंचता है। और सेल्स में जब रेस्पिरेशन का फिनोमेना कंप्लीट होता है तो CO2 रिलीज होता है। तो CO2 भी बच्चों हम लोगों के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो CO2 का जो भी एलिमिनेशन होता है ना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कुल मिला के एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, द फेनोमेना ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूडिंग CO2। सम अमाउंट ऑफ वाटर आर ऑल्सो एलिमिनेटेड, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर एलिमिनेटेड, एंड अगर कोई चीज हम लोग एक्सेसिव इंजेस्ट कर दिए हैं तो वो भी एलिमिनेट होता है। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। इसी तरीके से और भी जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट करना जरूरी होता है। जैसे हम लोगों को जरूरी है वैसे उनको भी जरूरी है। तो जरूरी है तो एलिमिनेट करने के प्रोसेस को कहा जाएगा एक्सक्रीशन। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि स्ट्रक्चर कौन सा है। जैसे बच्चों हमारे पास किडनी है मेन स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से हम नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जैसे हम लोगों का तो मेन वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा अमोनिया और थोड़ा मोड़ा यूरिक एसिड भी हम लोग रिमूव करते हैं। लेकिन मेन वेस्ट मटेरियल जो हम लोगों का होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, वो यूरिया होता है। तो वो किसके माध्यम से रिमूव किया जाता है, तो मेनली किडनी के माध्यम से रिमूव होता है। हाउएवर सम अमाउंट ऑफ यूरिया स्वेट ग्लैंड, स्वेट के माध्यम से भी रिलीज होता है, और बहुत थोड़ा सा मात्रा ऑफ यूरिया हम लोगों के सलाइवा में भी पाया जाता है। तो ये तो हो गया कैसे यूरिया हम रिमूव करते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई ना, लेकिन बाकी एनिमल्स की भी तो बात करनी है कि बाकी एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल का क्या रिमूवल नहीं होता है। हाँ, होता है बच्चों।
तो स्ट्रक्चर तो होता होगा, हाँ बिल्कुल होता है। तो चलिए देखते हैं तरह तरह के एनिमल्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख रखा है जो कि फाइलम लेवल पे है, और इसमें बात करने जा रहे हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों। देखिए, जो पोरीफेरा होता है वो एक्वेटिक एनिमल होता है, और इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया जो होता है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, और जैसे ही अमोनिया वाटर के साथ बाइंड करता है तो अमोनियम आयन के फॉर्म में NH4 प्लस अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो पोरीफेरा तो पानी में ही रहता है, तो इसको कहाँ पानी की कमी है। तो ऑब्वियस सी बात है, पोरीफेरा का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, अमोनिया, और एक्सक्रीशन के लिए इसके पास स्ट्रक्चर कुछ नहीं, तो किसके माध्यम से एक्सक्रीट करेगा, बॉडी सरफेस। सेम कहानी है सिलेंट्रेटा, किसके माध्यम से एक्सक्रीट करेगा, बॉडी सरफेस। सेम कहानी है टीनोफोरा, किसके माध्यम से एक्सक्रीट करेगा, बॉडी सरफेस। तो इन तीनों का जो एलिमिनेशन होगा वो किसके माध्यम से होगा, बाई बॉडी सरफेस। इन तीनों का जो होगा वो होगा बाई बॉडी सरफेस। क्लियर है। तो चलिए, इनका तो बॉडी सरफेस से होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस को कॉमनली हम लोग फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं। प्लैटीहेलमिन्थिस डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, उसका बॉडी ना डॉर्सोवेंट्रली चपटा होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, फ्लैट वॉर्म। ठीक है। इनके पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार सा स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा, और यहां से जो मेन पोर है वो निकल रहा होगा, जिधर से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर क्या करना है, रिलीज करना है। और सबसे बड़ी बात इनके अंदर क्या होती है, यहाँ पे इस तरीके से एक टिब्यूल बना होता है, जिस टिब्यूल के माध्यम से ये वेस्ट मटेरियल को इसके अंदर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये क्या है, सेल है, और ये सेल का कौन है, न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे सीलिया एराइज होता है, इनके अंदर बहुत सारे कौन एराइज होते हैं, सीलिया एराइज होते हैं बच्चों। और सीलिया देखिए कैसे प्रोपेल करता है, सीलिया जो है ना वो इस प्रकार से आपको प्रोपेल करता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर उसको देखेंगे ना तो लगेगा फ्लेम के जैसा, जैसे दिया का फ्लेम कैसे दिखता है वैसे फ्लेम के जैसा ये दिखाई देता है इस प्रकार से। और ये जब प्रोपेल करता है तो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो वेस्ट मटेरियल यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, और इस पोर के थ्रू बॉडी से कहां निकल जाएगा, बाहर की तरफ, है ना। तो बताओ, यहाँ जो सीलिया है वो जो प्रोपेल कर रहा है वो किसके जैसा प्रोपेल कर रहा है, तो फ्लेम के जैसा एपियर होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया गया है बच्चों, फ्लेम सेल। हालांकि ये सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई क्वाइलिंग वाइलिंग नहीं है, इसलिए इसका नाम है प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर क्वाइल्ड टिब्यूल होता तो इसका नाम होता नेफ्रीडिया। फिलहाल ये सिंपल टिब्यूल है तो इसका नाम क्या होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, और प्रोटोनेफ्रीडिया में कौन पाया जाता है, तो फ्लेम सेल्स पाया जाता है। क्लियर है। तो फ्लेम सेल्स नाम क्यों पड़ा, समझ में आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो सीलिया होते हैं वो प्रोपेल करते हैं तो फ्लेम के जैसा एपियर होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, फ्लेम सेल। क्लियर है। चलिए, एस्कीहेलमिन्थिस में भी ना बच्चों सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। लेकिन इसमें ना ग्लैंड सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग रेडनेट सेल के नाम से जानते हैं। ग्लैंड सेल होता है जिसको हम लोग रेडनेट सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोटोनेफ्रीडिया बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाएगा, लेकिन फ्लेम सेल थोड़ा कम कॉमनली पाया जाता है, कम होता है। मेनली जो यहाँ होता है वो कौन होता है, रेडनेट सेल होता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं रेडनेट सेल और ग्लैंड सेल। ग्लैंड सेल होता है, ये वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट कर देता है टिब्यूल में, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको टिब्यूल में सिक्रीट कर देता है एंड देन बॉडी से बाहर रिमूव करवा देता है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया विथ रेडनेट सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया विथ फ्लेम सेल। अब आता है बच्चों कौन सा, एनेलिडा।
इनके अंदर कुछ एनेलिडा जो होता है, कुछ एनेलिडा उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया ऑब्जर्व किया गया है, कुछ के अंदर। जब तक पूछा ना जाए तब तक अपने मन से जवाब नहीं देना है। अगर यूजुअली आपसे पूछ दिया जाए कि एनेलिडा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन होता है बच्चों, तो आपको पहले बोलना है नेफ्रीडिया, जो कि एक क्वाइल्ड टिब्यूल होता है जिसका नाम है नेफ्रीडिया। तो इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है? नेफ्रीडिया मोस्टली, है ना। लेकिन कुछ में क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया, ऑल्सो प्रोटोनेफ्रीडिया इन सम, ऑल्सो प्रोटोनेफ्रीडिया इन सम, है ना। तो कुल मिला के ये रहा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पोडीफेरा का बाय बॉडी सरफेस, सिलेंट्रेटा का बाय बॉडी सरफेस, टीनोफोरा का बाय बॉडी सरफेस, प्लैटीहेल्मिन्थिस यानी कि फ्लैट वॉर्म का प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल, और नाम हम बता ही दिए इसका नाम फ्लेम सेल क्यों पड़ा। इसका है प्रोटोनेफ्रीडिया, रेनेट सेल, नेफ्रीडिया और कुछ प्रोटोनेफ्रीडिया, कुछ में प्रोटोनेफ्रीडिया भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा के बाद बात करेंगे कौन सा? मोलस्का के अंदर कौन सा होता है? मोलस्का के बाद हम लोग बात करेंगे इकाइनोडर्माटा में कौन सा होता है, होता भी है कि नहीं होता है, और उसके बाद बात की जाएगी किसका? तो हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ चुका है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में बात करते हैं। तो अब है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें बच्चों, तो आर्थ्रोपोडा में लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा में अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में एक क्लास होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंसेक्ट, सबसे बड़ा क्लास होता है। इनफैक्ट पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा क्लास जो है वो इंसेक्टा ही होता है। इंसेक्टा का कॉमन एग्जांपल कॉकरोच है, मॉस्किटो है, फ्लाइज वगैरह है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो बच्चों, जैसे कॉकरोच का अगर हम एग्जांपल लें तो 100 से 150, 100 से 150, 100 से 150 पतले पतले फाइन टिब्यूल होते हैं जिनका नाम होता है मालपीजियन टिब्यूल। तो किसके माध्यम से होता है? मालपीजियन टिब्यूल। मालपीजियन टिब्यूल के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है किसके अंदर? तो होता है इनटू द इंसेक्ट। अच्छा, इंसेक्ट के बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का कॉमन एग्जांपल है बच्चों प्रॉन्स, है ना, या फिर क्रैब होता है। ये पानी में पाया जाता है। इसका नाम क्रस्टेशियन इसलिए है क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है बॉडी वॉल, उस पे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्रस्टेशियन। जो क्रस्टेशियन होते हैं इनके अंदर अगर बात की जाए तो यहां पे क्या होगा? तो क्रस्टेशियंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है अंटीनरी ग्लैंड। अंटीनरी ग्लैंड या फिर इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। अंटीनरी ग्लैंड या फिर इसको क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। उसी प्रकार से स्कॉर्पियन और स्पाइडर, बिच्छू जो होता है या स्पाइडर मकड़ा जो होता है वो बिलोंग करता है किससे? एरेक्निडा से बच्चों। एरेक्निडा, एरेक्निडा में कौन आता है? स्कॉर्पियन वगैरह आता है ना। स्कॉर्पियन इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर एरेक्निडा की बात की जाए तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन होता है बच्चों? कॉक्सल ग्लैंड होता है। कॉक्सल ग्लैंड होता है। तो आप देख सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा के अंदर मालपीजियन टिब्यूल है मेजॉरिटी। अगर मान लीजिए ये तीनों नाम न दिया हो और आपको प्रायोरिटी के हिसाब से पूछा जा रहा हो तो हमेशा प्रीफर करेंगे क्या बोलना आप लोग? मालपीजियन टिब्यूल। क्योंकि हमेशा एक चीज एनिमल किंगडम में आप लोग याद रखें, हमेशा बात मेजॉरिटी की जाती है, और चूंकि इंसेक्ट सबसे मेजर है तो जाहिर सी बात है जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो मालपीजियन टिब्यूल होगा। लेकिन यहां इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर भी इनके अंदर पाया जाता है। चलिए अब है आर्थ्रोपोडा के बाद आता है अपना कौन सा? मोलस्का। अगर हम लोग मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है मेटानेफ्रीडिया।
मतलब नेफ्रीडिया का ही वन ऑफ द आगे का फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मेटा नेफ्रीडिया। तो इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है बाई मेटा नेफ्रीडिया, लेकिन इनके अंदर मेटा नेफ्रीडिया का नाम जो है ना वो थोड़ा अलग रखा गया है। क्या नाम है? तो मेटा नेफ्रीडिया को हम यहाँ पे बोलते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, ऑर्गेन ऑफ बोजेनस, या फिर कुछ के अंदर बोला जाता है केबर्स ऑर्गेन, केबर्स ऑर्गेन। तो ऑर्गेन ऑफ बोजेनस लिखा हो या केबर्स ऑर्गेन लिखा हो, ये दोनों के दोनों मेटानेफ्रीडिया होते हैं, और मोलस्का के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है? मेटानेफ्रीडिया। लेकिन बच्चों लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि मोलस्का का जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है? तो मोलस्का का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर टेनिडिया था। गिल्स था कि नहीं था? तो टेनिडिया बताया गया था। तो जाहिर सी बात है जो टेनिडिया है ना गिल्स, उसके माध्यम से भी ये एक्सक्रीट करता है। तो मोलस्का कैन ऑल्सो एक्सक्रीट वाया, कैन ऑल्सो एक्सक्रीट वाया गिल्स। ये गिल्स के माध्यम से भी क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। जब मोलस्का अलग से आपको पढ़ाया जाएगा ना तो उसमें बताया जाएगा कि मोलस्का के बॉडी के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटल, और वहां पे एक कैविटी बनता है जिसका नाम है मेंटल कैविटी, और ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं ना वो सारे मेंटल कैविटी में रिलीज किए जाते हैं, और मेंटल कैविटी के थ्रू वहां से जो शेल होता है, मोलस्का के बॉडी के ऊपर एक शेल होता है, उसके थ्रू बॉडी से बाहर पंप आउट कर दिया जाता है। तो वहां पढ़ा जाएगा। लेकिन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में मेनली मेटानेफ्रीडिया, एग्जांपल्स बताने हैं ऑर्गेन ऑफ बोजेनस या केबर्स ऑर्गेन। हाउएवर मोलस्का एक्सक्रीट कर सकता है किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए अब आता है इकाइनोडर्माटा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इकाइनोडर्माटा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इकाइनोडर्माटा में किसी भी प्रकार का स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इकाइनोडर्माटा एक्सक्रीट नहीं करेगा? तो करेगा बच्चों। उसके पास लोकोमोशन करने के लिए ट्यूब फुट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी ट्यूब फुट नाम के स्ट्रक्चर के माध्यम से वो क्या करता है? एक्सक्रीट भी करता है। हालांकि ट्यूब फुट नाम का जो स्ट्रक्चर होता है उसका प्राइमरी काम क्या होता है? तो उसका प्राइमरी काम लोकोमोशन का होता है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा मदद करता है किस चीज में? एक्सक्रीशन में भी। तो यहाँ 9th नंबर का फाइलम हो गया अपना कौन सा? इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाउएवर दे एक्सक्रीट वाया ट्यूब फुट। ये ट्यूब फुट के माध्यम से क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ट्यूब फुट बच्चों इनके अंदर मेनली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ट्यूब फुट के माध्यम से रेस्पिरेशन का भी काम हो सकता है ना, इसके अलावा एक्सक्रीशन का भी काम हो सकता है, लेकिन मेन काम जो होता है वो किस चीज का होता है? लोकोमोशन का होता है। चलिए इसके बाद अगला फाइलम जो है हमारा वो कौन सा फाइलम है? तो वो है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो होता है ना बच्चों, उसका जो फिगर है मैंने आपको बना के दिखाया था। मैंने एक वीडियो बनाया था, पार्ट था हमारा, जिसमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया था नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। उसमें हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लॉसस का फिगर बना के हमने दिखाया था। उसमें सबसे ऊपर वाले रीजन का नाम दिखाया था प्रोबोस्किस। तो बस हेमिकॉर्डेटा में सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसका नाम है प्रोबोस्किस। वहां पे एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम है प्रोबोस्किस ग्लैंड, और उसी ग्लैंड के माध्यम से क्या करता है? ये एक्सक्रीट करता है। तो क्या बोलेंगे? बाय प्रोबोस्किस ग्लैंड। प्रोबोस्किस ग्लैंड के माध्यम से ये क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। तो ये इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब आता है अपना कौन सा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है।
हालांकि फाइलम वो बहुत बड़ा वाला नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी उसमें ज्यादा है। तो चलिए अब उसको भी जरा देखते हैं कि उसके अंदर अलग अलग कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होंगे। तो यहां तक उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर होते चल रहा होगा। तो अब है हमारा कौन सा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहला सब फाइलम है कौन सा, ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका कौन सा, सिफेलोकॉर्डेटा, और फिर आता है कौन सा, वर्टिब्रेटा। तो चलिए 11वां नंबर का फाइलम है हमारा कौन सा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो कौन आएगा, ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा एक सब फाइलम होता है। ट्यूनिकेटा के अंदर एक्सक्रीशन होता है बाय एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है न्यूरल ग्लैंड। तो इनके अंदर एक्सक्रीशन होगा न्यूरल ग्लैंड के माध्यम से। उसी तरीके से दूसरा सब फाइलम होता है जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। और आप जान के ये सरप्राइज होंगे कि सिफेलोकॉर्डेटा के पास वही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जो प्लैटीहेल्मिन्थिस के पास होता है, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल। तो इसके पास होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या ढूंढने का प्रयास करना है, फ्लेम सेल। अगर ये भी ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या ढूंढने का प्रयास करना है, सोलेनोसाइट। इसी को कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया को ही कहा जाता है सोलेनोसाइट। तो सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रिडिया से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। चलिए अब आता है अपना कौन सा क्लास है, क्लास है कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा। क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और इसके अंदर किडनी के माध्यम से होता है। फिर है पाइसेज, ये सुपर क्लास है बच्चों। इसमें दो क्लास आते हैं, कार्टिलेजनस फिश एंड बोनी फिश। ये दो डिफरेंट क्लास होते हैं, लेकिन पाइसेज एक सुपर क्लास होता है। इनके अंदर भी एक्सक्रीशन किसके माध्यम से होता है, किडनी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगला कौन सा आता है, तो एम्फीबिया आता है बच्चों। एम्फीबिया के अंदर भी एक्सक्रीशन किसके माध्यम से होता है, तो किडनी। एम्फीबिया के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला कौन सा आता है, रेप्टाइल। और रेप्टाइल के अंदर भी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो कौन है, तो यहाँ पे रेप्टाइल्स के अंदर भी किडनी होता है। रेप्टाइल्स के बाद अगर हम बात करें बर्ड्स हो गया, इसके अंदर भी किडनी होता है। और लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैमल्स हो गया, और इनके अंदर भी कौन होता है, किडनी होता है। हालांकि पाइसेस के अंदर जो पाइसेस अमोनिया रिलीज करता है उसके अंदर अमोनिया गिल्स के माध्यम से भी रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, है ना। तो पाइसेस के अंदर गिल्स भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है और किडनी भी यहाँ पे पाया जाता है। तो इन सब के अंदर क्या होगा, बाई किडनीज। इन सब के पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं किडनीज, ठीक है। लेकिन पाइसेस में आप बोल सकते हैं कि अमोनियम वेस्ट अगर है, यहाँ पे अमोनियम आयन है, तो ये किसके माध्यम से रिलीज करेगा, पाइसेस रिमूव्स अमोनियम आयन वाया गिल्स। ये किसके माध्यम से करते हैं, गिल्स के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे ये काम हो सकता है। तो कुल मिला के ये थे आपको डिफरेंट फाइलम्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा कि हर तरह के एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये जितने नाम लिखे गए हैं ना, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट है। और इनके अंदर मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बच्चों वो कौन है, किडनी है। अब ऐसे साइड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम निकालने लग जाएंगे तब तो मैमल्स में बहुत सारा है। जैसे हम ही लोगों में मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो किडनी है, लेकिन लंग्स भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, लीवर भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और स्किन भी एक्सक्रीशन में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन होता है, तो हम लोगों का किडनी होता है। क्लियर हो चुका है। तो ये था ऑल अबाउट द डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इनटू द डिफरेंट एनिमल्स। उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।